आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस कंसेप्ट में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बर्थ कंट्रोल मेथड। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप इवेंट्स देखेंगे तो मेल्स और फीमेल्स में जो इवेंट्स होती हैं उसका एक समरी दे रखा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ओव्यूलेशन के बाद ओवम 24 से 48 घंटे में डिजेनरेट होता है। मतलब ओवम का सर्वाइवल 1 से 2 दिन का है, स्पर्म का सर्वाइवल जो होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। ये देखिए, ये सर्वाइकल कैप, सर्विक्स में कैप लगा दी गई है। यहाँ देखिए सर्विक्स रीजन में एक कैप लगा दी गई है जिसे हम सर्विकल कैप कहते हैं, ताकि स्पर्म्स आगे बढ़ करके यूट्रस में ना जाए, फर्टिलाइजेशन साइट तक ना जाए। हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से पीडब्ल्यू की इस अमेजिंग पेन किलर सीरीज में, जहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन चैप्टर। छोटा सा चैप्टर बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पर डिटेल्ड कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा चुका होगा। आपने सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर चुके हैं। उसी चैप्टर का एक ट्रेल, इसी चैप्टर का एक कनेक्शन इस चैप्टर से होकर के जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से होकर के जाता है, जहां पर हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। यहां पर थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं। जो इससे पहले चैप्टर में आपने कंसेप्ट समझे हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स का एक एप्लीकेशन पार्ट है। इसे हमें समझना होगा। जहां पर कुछ टॉपिक्स कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले इस चैप्टर का एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। हम सीधा वहीं से शुरू करेंगे। इससे पहले डेटा है, इससे पहले डेफिनेशन है, लेकिन हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहां से कंसेप्ट शुरू होता है। और इस कंसेप्ट में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बर्थ कंट्रोल मेथड। थोड़ा बहुत दर्द यहां भी रहता है, जैसे कि हम लोग का वादा था पहले से ही कि जहां जहां जिन जिन चैप्टर के जिन जिन पार्ट्स में, जिन जिन टॉपिक्स में आपको दर्द रहता है, उन्हीं की पेन किलर सीरीज, उन्हीं दर्द के लिए एक सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है पेन किलर सीरीज, अमेजिंग सीरीज, जिसमें हम चैप्टर के टॉपिक्स में से जहां जहां कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन थोड़ा और जा करके एक लेवल और जूम करके आपको वो चीजें दिखाई जाती हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाई जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करेंगे। मैं आपको इसमें कुछ चीजें कंसेप्चुअल जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जहां जहां एग्जांपल्स याद करने के लिए है उसमें मैंने टेबल बना दिए हैं, उन टेबल्स को आपको याद करना होगा। बाकी जनरल पॉइंट्स मैं आपको रीडिंग करके बता दूंगा। जहां जहां दर्द होता है वहां वहां मैं टच करूंगा, वहां वहां आपके दर्द को दूर करने के लिए वहां पर आपको दवाई दे दूंगा, आपको सेडेटिव दे दूंगा, आपको पेन किलर एनाल्जेसिक्स दे दूंगा। आप चिंता ना करें। तो आज का पेन जहां से शुरू होगा वो है बर्थ कंट्रोल मेथड। और बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में बर्थ कैसे होती है। पूरा रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट किन चीजों पर बेस्ड है आपने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट बेस्ड है फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन के बेस पर। और स्पर्म ओवा का फ्यूजन जब होता है तो उस इवेंट को हम फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट जो होती है उसे प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होती है उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से देखिए, फटाफट से देखिए, ये सब पढ़ा हुआ आपने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेजर इवेंट्स होती हैं। पहली है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरी है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन तीनों इवेंट्स के बाद फाइनल होता है चाइल्ड बर्थ, जिसके बाद बेबी का बर्थ हो जाता है। एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे का, लड़का या लड़की का जन्म हो जाता है। कहानी क्या कहती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप इवेंट्स देखेंगे तो मेल्स और फीमेल्स में जो इवेंट्स होती हैं उसका एक समरी दे रखा है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, मेल्स में जो इवेंट्स होती हैं और फीमेल्स में टोटल इवेंट जो होती है उस पूरे को समराइज करके यहां बताया गया कि सबसे पहली जो मेजर इवेंट है जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, जहां मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद स्पर्म और ओवा को मिलन कराने के लिए स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फीमेल बॉडी में इसे ट्रांसफर किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम इनसेमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम गैमीट ट्रांसफर कहते हैं, जहां मेल पार्टनर अपने सीमेन, अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करता है। उसके बाद स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं। इन दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है एक ऐसी साइट पर जिसे हम एम्पुलरी रीजन कहते हैं। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नॉर्मली, जो कि एनसीईआरटी ने मॉडिफाई करके नई एनसीईआरटी में लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि जाइगोट वो जगह है जहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद इस जाइगोट को धीरे 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 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करना होता है।
एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन करना होता है, उसे क्लीवेज कहते हैं। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसी में एक ऐसी स्टेज आती है जहां इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन के बाद मतलब बेबी यूट्रस की वॉल में अडेयर कर जाता है, अटैच कर जाता है, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी शुरू होती है और फाइनली चाइल्ड बर्थ होती है, जिसे पार्चुरेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन सारी इवेंट्स को आप देखिए और अब समझिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे रोका जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं, समाज को एजुकेट बनाया जाए, समाज को बताया जाए कि जनसंख्या जब बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, तो इससे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। समाज में इकोनॉमिक लेवल जब डिस्टर्ब होगा तो क्राइम बढ़ेंगे, और उस क्राइम के बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, खाने पीने की चीजें अवेलेबल नहीं रहेगी, लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम्स या प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं, या साइंटिस्ट द्वारा बताई गई अवेलेबल जो कंडीशंस हैं उसके थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका पर्पस है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जहां है अगर वहां भी रोक दी जाती है तो भी आने वाली जनरेशन जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकती है। डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो मेथड है उन्हें हमें समझना होगा। उसके लिए आप पूरा रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ चुके हो। मेल्स में होने वाली इवेंट, आप केवल दो मेजर इवेंट को देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। मेल्स में गैमेटोजेनेसिस और मेल्स के द्वारा गैमीट का ट्रांसफर किया जाता है, बस यही दो मेजर इवेंट्स हैं। बाकी सारी इवेंट जो होती है रिप्रोडक्शन में, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी मेजर इवेंट्स जो होती हैं वो मोस्टली फीमेल्स में होती हैं। मेल्स केवल स्पर्म डोनर की तरह एक्ट करता है। तो हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ को रोकना। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हमें बर्थ को कंट्रोल करना होगा। बायोलॉजिकल मेथड से, साइंटिफिक मेथड से, किसी मेडिकल मेथड से हमें उसे टर्मिनेट करना होगा ताकि प्रेगनेंसीज ना हो सकें। उन सारे मेथड को जो रिलेटेड होते हैं प्रेगनेंसीज को रोकने से, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या उन्हें कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। आप देखोगे मोस्टली जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड है उन्हें डिजाइन किया गया है फीमेल्स के लिए। कई बार बच्चों के मन में सवाल उठता है कि जो भी दवाइयां बनाई जाती हैं, जो भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, पिल्स बनाई जाती हैं, आईयूडीज बनाई जाती हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस बनाई जाती हैं, या फिर जो भी बर्थ कंट्रोल मेथड है वो फॉर फीमेल्स होते हैं मोस्टली। क्यों होते हैं? क्योंकि फीमेल्स में ही सारी मेजर इवेंट हो रही है। प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में हो रही है, मेल्स में नहीं। मेल्स से रिलेटेड केवल एक इवेंट है स्पर्म का फॉर्मेशन और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन, गैमीट ट्रांसफर। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो मेल्स में हो रही है। इसीलिए मेल्स के लिए जो डिवाइसेस बनाई जाती हैं, मेल्स के लिए जो मेथड्स बनाए जाते हैं वो कंपैरेटिवली लेस हैं, लेकिन हाँ मेल्स में भी हैं। अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो आप आगे आने वाले टॉपिक को समझ सकते हो कि अगर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनमें से किसी भी इवेंट को रोकना चाहा, अगर हमने किसी को भी रोक दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर रोक दिया जाए, स्पर्म प्रोडक्शन को अगर रोक दिया जाए, अगर हम यहां स्पर्म प्रोडक्शन को रोक दें, मेल्स के लिए एंटी फर्टिलिटी पिल्स देकर के स्पर्म प्रोडक्शन रोक दें, वो भी एक तरह का मेथड हो सकता है। मेल्स के केस में अगर स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाए, स्पर्म को फीमेल में डिपॉजिट होने से रोक दिया जाए, इनसेमिनेशन होने से रोक दिया जाए, तो भी वो भी एक तरह का मेथड हो सकता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, इसे भी रोका जा सकता है। तो मेल्स में आप देखो स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक दिया जाए या स्पर्म ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाए, स्पर्म ट्रांसफर का प्रोसेस अगर रोक दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। मतलब ये भी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। फीमेल्स के केस में अगर एग प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दिया जाए, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर दिया जाए, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम को इनहिबिट कर दिया जाए, फर्टिलाइजेशन को रोका जाए, या फिर फर्टिलाइजेशन को रोका जाए, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाए, एग को इम्प्लांट होने से प्रिवेंट किया जाए, प्रेगनेंसी को रोकने के, प्रेगनेंसी से पहले जितनी भी इवेंट है उनको रोकने की कोशिश की जाए, तो इसका मतलब हमें जो ध्यान देना होगा वो इन बातों पर ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, गैमीट के ट्रांसफर के प्रोसेस को, कौन कौन सी इवेंट हैं जो जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन तक एसोसिएटेड हैं। इनमें से अगर हमने किसी भी इवेंट को रोक दिया
तो प्रेगनेंसी होने को रोका जा सकता है। इस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं और प्रेगनेंसी रुकेगी तो चाइल्ड बर्थ भी रुकेगी, लेकिन कई बार चाहे अनचाहे प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। याद रखिएगा, लास्ट में जो टॉपिक बचता है, जो पॉइंट बचता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन हम आज जो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वो प्रेगनेंसी होने से पहले तक की इवेंट्स को पढ़ रहे हैं। प्रेगनेंसी होने के पहले कौन कौन सी मेजर इवेंट है, उन सबको एक बार कैटेगराइज करके समझ लेते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन को समझने की कोशिश करते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते क्या हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें मैंने डायरेक्टली लिख दी हैं जो आप जनरली जानते हैं, बेसिक चीजें ध्यान से सुनिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी मेडिसिन होती है जो बर्थ कंट्रोल को रोकती है। इसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। कैसे रोकती है? वो फर्टिलाइजेशन को रोक सकती है एग के, या फिर उसके इम्प्लांटेशन को रोक सकती है। ये ऐसे मेजर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स या कपल को कंट्रोल करने देते हैं प्रेगनेंसीज को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग ये इसके अंदर कुछ डिवाइसेस होंगी, इसमें कुछ केमिकल्स होंगे, इसमें कुछ मेथड्स होंगे जो प्रिवेंट करते हैं किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को, किसी भी अनचाही प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में, पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यहां देखिए, यहां कंफ्यूजन होती है। यहां एक पॉइंट लिखा है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, ऑप्शंस आते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, जो यूज करे उसको किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होना चाहिए, आसानी से यूज हो, इजी टू यूज हो। तो यूजर फ्रेंडली, इजी, अवेलेबल, इजी टू यूज एंड इफेक्टिव होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। मतलब जिस पर्पज से उसे यूज किया जा रहा है, इसका इफेक्ट तगड़ा होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन को ये बुरी तरह से रोकना चाहिए, अपने काम के लिए बिल्कुल कर्मठ होना चाहिए। बात आती है रिवर्सिबिलिटी की। अब यहां कंफ्यूजन होती है, बच्चा सोचता है रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब मैं इस पेन को इधर से भी लिख सकता हूं, इधर से भी लिख रहा हूं, और इसको पलट दिया तो इधर से भी लिख पा रहा हूं, इसको रिवर्सिबिलिटी कहते नहीं। ऐसी डिवाइस जिसे हम यूज करें और पलट पलट के यूज करें, उसे हम रिवर्सिबिलिटी यहां नहीं कहते। यहां रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई कपल चाहे, प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहे, बच्चे पैदा करना चाहे कोई फीमेल, तो वो अचीव कर सके। मतलब जब इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर रहे हैं, उस समय वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करे, और जैसे उस मेथड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए तो वो फीमेल, वो कपल अपने बेबीज प्रोड्यूस कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एबिलिटी बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए परमानेंटली लॉस्ट हो जाए। उस मेथड को हम यहां पर रिवर्सिबिलिटी से रिलेट करते हैं कि कपल इफ वांट टू if they want to prevent pregnancy, they can prevent. If they want to prevent pregnancy, they can prevent at a time, but when they want their pregnancy, when they want their baby to produce, उस समय ये उसे हटा करके वापस फिर से प्रेगनेंसी गेन कर सके। इसे रिवर्सिबिलिटी से रिलेट किया गया। बताया गया है कि ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट है जो साइड इफेक्ट नहीं करता, या अगर है तो बहुत कम साइड इफेक्ट है। बताया गया है कि इट शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, जिसे लिबिडो कहा जाता है, एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिसे हम जनरली एक टर्म से रिलेट करते हैं जिसे लिबिडो कहा जाता है, लिबिडो कहा जाता है। तो कहानी कुल मिलाकर के यह है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मींस बर्थ कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत सारे मेथड हैं, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। किस फीमेल को कौन सा सूट करेगा? मैंने कहा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? ऐसा जो फ्रेंडली हो, आसानी से यूज हो सके, ऐसा जो आसानी से अवेलेबल हो, ऐसा जो इफेक्टिव और रिवर्सिबल हो, ऐसा जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो, जिसके साइड इफेक्ट या तो बहुत कम हो या तो ना हो तो बेस्ट है, और सेक्सुअल ड्राइव को ये इंटरफियर ना करता हो, मेल फीमेल के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को, इच्छा को खत्म ना करता हो, मेल फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स हैं, जो स्पर्म प्रोडक्शन है, इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो उनके माइंड, उनके जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसे अफेक्ट ना करता हो, तो उसी को कहते हैं हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। कहीं कहीं ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव भी डिजाइन किए गए हैं जो एसटीडी के अगेंस्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट को हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास हैं। आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। एक होता है जिसे कहते हैं टेम्परेरी मेथड, एक होता है जिसे कहते हैं परमानेंट मेथड। सिंपल तरीके से कैटेगराइज किया, आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल याद करना आसान होगा। इन टेबल्स को देखिए, कहा जाए क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई विच मेथड इज परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट का मतलब दोबारा प्रेगनेंसी गेन नहीं होती, इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं।
और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो परमानेंट नहीं होते, जो टेम्परेरीली यूज किए जाते हैं, मतलब वापस दोबारा प्रेगनेंसी गेन की जा सकती है। तो क्वेश्चन में अगर आएगा टेम्पररी मेथड्स कौन है, ये सारे मेथड्स टेम्पररी हैं, जिनमें से आता है बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, ओरल, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट डिवाइसेस एंड आईयूडीज, जिसमें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेकिन परमानेंट मेथड, जिसे सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है, इस सर्जिकल मेथड में फीमेल और मेल्स में आप देखेंगे, मेल्स में वैसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी की जाती है। ये पूरा एग्जाम्पल ये टेबल से याद होगा। आइडेंटिफाई परमानेंट मेथड, आइडेंटिफाई जो कि टेम्पररी मेथड है, स्टेरिलाइजेशन मेथड है, टर्मिनल मेथड भी कहा जाता है। इसे हम, इस मेथड को जो परमानेंट मेथड है, इसे टर्मिनल मेथड कहा जाता है, जो कि इररिवर्सिबल मेथड भी होता है। और यहां पर आप टेम्पररी मेथड देख रहे हैं, जो कि वापस फिर से प्रेगनेंसी को अचीव करने में मदद करता है। ये रिवर्सिबल मेथड्स कहे जाते हैं। टेम्पररी मेथड इज कॉल्ड रिवर्सिबल मेथड। तो आप देखेंगे इन सब का एक एग्जाम्पल के हिसाब से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो इस टेबल में सारे वो नाम लिखे हुए हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो यूज किए जा सकते हैं। 6 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। मैंने कहा लास्ट वाला जो है उसे परमानेंट मेथड कहेंगे। जो लास्ट वाला मेथड दिखाई दे रहा है, ये है परमानेंट मेथड, ये परमानेंट मेथड, सर्जिकल मेथड कहते हैं इसे परमानेंट मेथड, सर्जिकल मेथड इसे कहते हैं। मेल्स में वैसेक्टोमी और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी, यही याद करना है। उसके पहले जो मेथड्स हैं आप देखें, एक नेचुरल मेथड है, एक बैरियर मेथड है, एक आईयूडी है, एक हार्मोनल मेथड है और एक इमरजेंसी मेथड होता है। नेचुरल मेथड मतलब हर्बल मेथड, हर्बल मेथड मतलब यहां पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई दवाई यूज नहीं की जाती, कोई मेडिसिन नहीं लगाई जाती, कोई डिवाइस नहीं यूज की जाती, नर्स या डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसे यूजर खुद अपने खुद के प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए करता है। तो इन नेचुरल मेथड में एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक होता है विड्रॉवल मेथड और एक होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया। ये 3 कैटेगरी, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल मेथड। तो 3 के नाम लिखे होंगे, उसके अलावा कोई और होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। पूछेगा कौन सा बैरियर मेथड है, तो बैरियर में आता है फिजिकल बैरियर और एक होता है केमिकल बैरियर। फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं। इसके अलावा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो यूट्रस में फिट की जाती हैं, जिसके एग्जांपल में आप देखोगे नॉन मेडिकेटेड होता है, कॉपर रिलीजिंग होता है और हार्मोन रिलीजिंग। ये 3 कैटेगरी है। आईयूडीज की 3 कैटेगरी, यूट्रस में यूज किए जाने वाले, इनमें से कोई भी यूज किए जा सकते हैं। एक है जो सबसे पहले पुराना, जो पहले यूज किया जाता था, जिसे कहते थे फर्स्ट जनरेशन आईयूडी। दूसरा आता है जिसे कहते हैं सेकंड जनरेशन आईयूडी और तीसरा आता है जिसे कहते हैं थर्ड जनरेशन आईयूडी। IUD इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी, और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेथड है जिनमें हम हार्मोन्स देते हैं, चाहे वो ओरल देते हैं खाने के लिए या फिर उसे बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है या इंजेक्शन लगा दी जाती है। कुछ ऐसे होते हैं इन्हीं में से जिन्हें इमरजेंसी में भी यूज किया जाता है। इमरजेंसी का मतलब अगर बाई चांस किसी इंसान ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव किसी ने यूज किया और वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, ऐसे में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अगर किसी ऐसे केस में जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई है, ऐसी प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए इमरजेंसी इमीडिएट कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसे कहते हैं इमरजेंसी मेथड और ये है सर्जिकल मेथड। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जांपल बेस्ड आएगा। आइडेंटिफाई सर्जिकल मेथड, आइडेंटिफाई परमानेंट मेथड, आइडेंटिफाई द नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, हार्मोनल मेथड, इमरजेंसी मेथड। कौन सा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, उसको एक चार्ट में, बस आप एक चार्ट पढ़िए, सब कुछ आपको याद हो जाता है। अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ रखा है तो बस आपको इनके बस मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन समझने हैं, वही समझिए, एग्जांपल याद कीजिए, खत्म हो जाता है। बहुत छोटा सा पार्ट होगा, इसमें आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 से 3 सवाल मतलब कम से कम 8 से 12 नंबर। तो देखते हैं इसमें से अगर फंस जाएगी चिड़िया तो आप आंसर गलत नहीं करोगे। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड की। जैसे कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। नेचुरल मेथड का मतलब मैंने आपको कहा, इसमें कोई डिवाइस नहीं यूज होती, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, किसी नर्स की जरूरत नहीं होती, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा मेथड है जो नेचुरल चीजों पे बेस्ड है। ऐसा मेथड है जो बेस्ड है कि मेल्स अगर स्पर्म रिलीज करेंगे तो फीमेल बॉडी में जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा।
24 से 48 घंटे में स्पर्म ओवम के पास पहुंच जाता है, उसके बाद इनएक्टिव होने लगता है। तो 2 से 3 दिन मतलब 48 से 72 घंटे 48 टू 72 आवर्स में स्पर्म से इनएक्टिव हो जाते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं। मतलब 2 से 3 दिन के बाद स्पर्म फंक्शनल नहीं रहेगा। ओव्यूलेशन के बाद ओवम 24 से 48 घंटे में डिजेनरेट होता है। मतलब ओवम का सर्वाइवल 1 से 2 दिन का है, स्पर्म का सर्वाइवल जो होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। कभी कभी 4 या 5 दिन भी सर्वाइव कर सकता है, रेयरली, बट जनरली ये 2 से 3 दिन तक सर्वाइव करता है। इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है कि अगर हम इन चीजों को समझते हैं तो इनको कैसे रोका जाए कि स्पर्म और ओवा की मुलाकात ना हो, इसी पे बेस्ड है नेचुरल मेथड। आप ध्यान से देखें, नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, जिसमें किसी भी टाइप के सर्जरी या इन्वेजन की जरूरत नहीं होती, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, ये नॉन मेडिकेटेड कहा जाता है। इस केस में स्पर्म और ओवा की मीटिंग को रोका जाएगा। सारा का सारा कंसेप्ट बेस्ड है स्पर्म ओवा की मीटिंग को रोकने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें कोई मेडिसिन नहीं ली जा रही, कोई डिवाइस नहीं यूज हो रही, इसीलिए इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं होते। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बढ़िया मेथड तो यही हो गया। बेस्ट मेथड कौन सा मेथड? यही, नेचुरल। कोई दवाई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई डिवाइस नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं। इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जिसे कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक जिसे कहते हैं विड्रॉल मेथड, एक कहते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया। ध्यान से सुनेंगे तीनों मेथड। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को हम कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को हम रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। जैसे कि फीमेल्स में हम जानते हैं 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आप देखो, ये पूरा अगर चार्ट अगर आप देखो, एक से लेकर के यहां से लेकर के 28 दिनों तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। इस पॉइंट को अगर आप देखो तो ये है डे ऑफ ओव्यूलेशन, ये टाइम है ओव्यूलेशन होने का। तो अगर आप देखो ओवम इस दिन रिलीज हो रहा है, अगर हमने कहा कि ओवम का रिलीज जिस दिन हो रहा है, अगर आप उस दिन को देखो, उस दिन को कंसीडर करो कि 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। मैंने कहा ओवम सरवाइव करता है 2 दिन तक, 1 से 2 दिन मतलब 24 से 48 घंटे। स्पर्म सरवाइव करता है 3 दिन तक, 2 से 3 दिन मतलब 48 से 72 घंटे। तो अगर ओव्यूलेशन 14th डे तक आया है तो इसके 4 दिन पीछे, 3 से 4 दिन पीछे और 3 से 4 दिन आगे अगर हम जाएं, ऑन एन एवरेज अगर किसी फीमेल के लिए हमने 10 से 17 दिन को अगर हमने सेपरेट कर लिया है, ये देखिए 10 टू 17th डे को अगर हमने सेपरेट कर लिया है, इस टाइम पीरियड को अगर हमने अलग निकाल लिया, ये देखिए अगर इस टाइम पीरियड को हमने अलग निकाल लिया तो ये वाला टाइम जो होता है इसे हम कहते हैं रिस्क पीरियड, इसे अनसेफ पीरियड, इसे किसी भी फीमेल के लिए फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। इसे हम किसी फीमेल के लिए अनसेफ डेज, इसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। किसी फीमेल के लिए फर्टाइल पीरियड मतलब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जिस समय सबसे हाई होता है उसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। 10 से 17 दिन पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिनों में से 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन अगर है तो 10 से 17 के बीच का टाइम जो होता है उसे हम कहते हैं अनसेफ पीरियड, इसे रिस्क पीरियड कहते हैं, इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का चांस सबसे ज्यादा है और अगर मेल्स और फीमेल्स इस टाइम पे क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, इसी को कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब होता है टू अवॉइड कॉपुलेशन, टू अवॉइड इंटरकोर्स, टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, टू अवॉइड इंटरकोर्स, इंटरकोर्स इन फर्टाइल पीरियड, जिस पीरियड में फर्टिलाइजेशन का चांस सबसे ज्यादा है। फर्टाइल पीरियड की अगर हम बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो फर्टाइल पीरियड में अगर कॉपुलेशन अवॉइड किया जाता है तो इस तरह के कंसेप्ट में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस टर्म यूज करते हैं। विथड्रॉवल का मतलब होता है मेल्स ने पेनिस को इंसर्ट करने के बाद, ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब मेल्स ने पीनस को इंसर्ट किया तो बिफोर इजैक्यूलेशन मेल्स ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया पीनस को। मेल ने अपना कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर विड्रॉ कर लिया, मतलब सीमेन को डिपॉजिट होने से रोक दिया जाए। जैसे कि मैंने कहा नेचुरल मेथड अवॉइड्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? ओव्यूलेशन के टाइम, जिस समय ओव्यूलेशन फीमेल में हो रहा है, हम उस टाइम पे कॉपुलेट ना करें। एक दूसरा
मेल्स ने पीनस इंसर्ट किया, ओव्यूलेशन, जब मेल्स का सीमेन इजैकुलेट होता है, इजैकुलेशन से पहले ही पीनस बाहर निकाल लिया जाए, इसे कहते हैं विड्रॉल मेथड, इसे कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। याद रखिएगा, विथड्रॉल का दूसरा नाम है, विथड्रॉल का दूसरा नाम है, इसे विड्रॉल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस। अगर हम क्वाइटस के दौरान इंटरप्ट कर दें, इजैकुलेशन से पहले, सीमेन के इजैकुलेट होने से पहले पीनस को बाहर निकाल लिया जाए, फीमेल के वेजाइना में पीनस को इंसर्ट करने के बाद जब इजैकुलेशन हो उससे पहले ही पीनस को बाहर निकाल लिया जाए, इजैकुलेशन को फीमेल की बॉडी से बाहर कर दिया जाए, तो मेल इजैकुलेशन से पहले अगर पीनस को बाहर निकाल ले तो इसे कहते हैं विथड्रॉल मेथड, विड्रॉ कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, विड्रॉ का मतलब निकाल लिया जाए। तो पीनस को इजैकुलेशन से पहले निकाल लिया तो भी फर्टिलाइजेशन का चांस कम होगा। और लैक्टेशनल अमेनोरिया की बात करें तो ये बेस्ड है लैक्टेशन पे, ये बेस्ड है हार्मोन्स पे, ये बेस्ड है नेचुरल साइकिल पर, कि जब फीमेल इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड में होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर पार्चुरेशन, याद रखिएगा, आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद फॉर अप टू 6 मंथ्स, फॉर अप टू 6 मंथ, याद रखिएगा ये कंसेप्ट यही पे इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 महीने तक फीमेल्स की बॉडी में, अप टू 6 मंथ्स, देयर इज इंटेंस लैक्टेशनल फेज, इंटेंस लैक्टेशन फेज रहती है, और इस लैक्टेशन फेज में देयर इज वेरी हाई प्रोलैक्टिन लेवल, एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। जब ये प्रोलैक्टिन बहुत हाई रहता है, ध्यान से देखिए, इसका एक हार्मोनल साइकिल है, एक फ्लो चार्ट, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग देखते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, लैक्टेशनल अमेनोरिया, मैंने कहा लैक्टेशन के समय अमेनोरिया है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, फीमेल्स में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कब? लैक्टेशनल फेज में। मीनिंग समझिए, लैक्टेशन का मतलब मिल्क प्रोडक्शन और अमेनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कब? आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब फीमेल अपने बेबी को बर्थ देती है, बर्थ के बाद फीमेल की बॉडी में हाइपोथैलेमस एक ऐसा फैक्टर रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस एक ऐसा फैक्टर रिलीज करता है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया रहती है फीमेल की बॉडी में। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं हाई प्रोलैक्टिन। आप देखें, हाइपोथैलेमस पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है प्रोलैक्टिन को, प्रोलैक्टिन पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, इंटीरियर पिट्यूटरी पॉजिटिव सिग्नल दे रही है प्रोलैक्टिन को, और प्रोलैक्टिन प्रमोट करता है मिल्क प्रोडक्शन को, ये भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। मतलब यहां की कहानी जो आप देख रहे हो, ये सब पॉजिटिव फीडबैक को एक्सप्लेन कर रही है, ये सारा का सारा फेज पॉजिटिव फीडबैक को एक्सप्लेन कर रहा है। हॉर्मोन्स जब किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, ये सारी प्रमोटिंग एक्टिविटी है, लेकिन एट द सेम टाइम, ध्यान से देखिए, एट द सेम टाइम जब प्रोलैक्टिन हाई होता है, हाई प्रोलैक्टिन जो होता है वो एट द सेम टाइम, यहां देखिए, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है। इस साइकिल को देखिए, हाई प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस से आने वाले एक और हार्मोन जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है। यहां पर एक नेगेटिव लूप बनता है, नेगेटिव लूप बनता है हाइपोथैलेमस को ऑफ करने का, जब एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से हाई प्रोलैक्टिन के केस में, हाई प्रोलैक्टिन विल इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी, इनहिबिट द जीएनआरएच, और ऐसे समय फीमेल्स में ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना एलएच होता है, और ऐसे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। देयर इज लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मतलब गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल कम होगा तो गोनेडियल हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन भी सप्रेस हो जाते हैं। इस कहानी को आप याद रख लीजिएगा, हाई प्रोलैक्टिन सप्रेसेस, क्या करता है? इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स
GnRH पहले GnRH को इनहिबिट करेगा और इसकी वजह से ये इनहिबिट करेगा गोनाडोट्रोपिन्स को, जिसे कहते हैं FSH एंड LH, और इसकी वजह से ओवेरियन हार्मोन इनहिबिटेड रहेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम रहेगा और ऐसे में फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एक्टिव नहीं होंगे, फीमेल्स ओव्यूलेट नहीं करेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाती है। तो फॉर 6 मंथ, अप टू 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फॉर अप टू 6 months females have no menstrual cycle, no reproductive cycle, यहां पर कोई भी रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होती। ये सब नेचुरली अंडर हार्मोनल कंट्रोल है। तो हार्मोन की वजह से फीमेल्स प्रेगनेंसी नहीं गेन कर पाती है। अगर इनकेस स्पर्म एंटर हो भी जाए तो भी 6 महीने तक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो देयर इज नो ओव्यूलेशन, ना तो रहेगा ओवम और ना होगी फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, और इसी वजह से प्रेगनेंसी रुक सकती है, रुक जाती है। तो ये कहानी बड़ी सिंपल और सरल है, सिंपल और सरल है ये कहानी, याद रखिएगा। चलते हैं अगली कहानी पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आती है बात, जितने भी नेचुरल मेथड की बात मैं कर रहा हूं, जितने भी ये सारे नेचुरल मेथड्स हैं, ऑल नेचुरल मेथड्स, जितने भी नेचुरल मेथड्स होंगे मेरे बच्चों, नेचुरल मेथड में कोई मेडिसिन नहीं यूज हो रही है, नो डिवाइस इज यूज्ड, नो मेडिसिन इज यूज्ड, चांसेस जो कि यहां पर आप देखोगे, इसमें आप देखोगे कि यहां पर साइड इफेक्ट से लीस्ट या नो साइड इफेक्ट है, नो साइड इफेक्ट है। लेकिन एक चीज जो आपको यहां जाननी चाहिए, जितने भी नेचुरल मेथड हैं वो सारे नेचुरल इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं और नेचुरल चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। कोई भी ऐसा प्रोसेस, चाहे वो हम बात करें इजैक्यूलेशन की, चाहे हम बात करें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में ओव्यूलेशन की या स्पर्म ट्रांसपोर्ट होने की, चाहे हम बात करें फीमेल्स की बॉडी में लैक्टेशनल अमेनोरिया, ये सारा नेचुरल प्रोसेस है। और नेचुरल प्रोसेस फीमेल के खुद के हाथ में नहीं है, डाइट से या खान पान से भी कंट्रोल नहीं होता, लाइफ स्टाइल से बदल सकता है, हो सकता है टेम्परेचर वेरिएशन से, या बॉडी में चल रही कुछ अंदरूनी कमी की वजह से, अंदरूनी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, हो सकता है बॉडी में कुछ और साइकिल चल रही है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, और ऐसे में फेलियर रेट बहुत ज्यादा होते हैं। सिंस इट इज बेस्ड अपॉन द नेचुरल इवेंट्स, देयर इज हाई फेलियर रेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको लास्ट में कंक्लूड करना है, याद रखना है, याद रखिएगा, लिख लीजिए इस चीज को। Since all natural methods are based upon natural cycles या natural हार्मोनल कंट्रोल, ये किसके ऊपर बेस्ड है? नेचुरल साइकिल के ऊपर बेस्ड है या नेचुरल हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है? नेचुरल हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है, इसलिए देयर इज चांस ऑफ फेलियर इज वेरी हाई, हाई फेलियर रेट इसमें, इट इज हाई फेलियर रेट्स। ये क्वेश्चन में असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर हमने कहा कि सिंस देयर इज द नेचुरल इवेंट्स, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि फेल जो होने का चांस है वो बहुत ज्यादा है। भले ही डिवाइस यूज नहीं हो रही है, भले ही साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फेलियर रेट का चांस सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका कंट्रोल नेचर के हाथ में है, और नेचर्स कॉल यू कैन नॉट कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल कर भी सकते हैं तो एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड है। नेचुरल कंट्रोल आपके सोच और पहुंच और आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, इसलिए नेचुरल मेथड में तीनों मेथड के चांस ऑफ फेलियर हाई हैं। लेकिन पर्पस अगर कोई पूछेगा नेचुरल मेथड का पर्पस क्या है, बताओगे प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। लेकिन अब कहा लोगों को इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इसमें फेलियर रेट ज्यादा है, इसलिए लोगों ने सोचा कि कुछ नई डिवाइसेस बनाई जाए, कुछ नई मशीनें तैयार की जाए। तो यहां पर आया एक नया कंसेप्ट जिसे कहते हैं बैरियर मेथड।
बैरियर, बैरिगेट्स लगा दिए जाए, ऐसे गेट्स जो स्पर्म ओवा के फ्यूजन को रोक दें। पिछले केस में हमने देखा नेचुरली रोकता है, लेकिन अब हम दवाई यूज कर रहे हैं, अब हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, डिवाइस यूज कर रहे हैं। यहाँ डिवाइसेस यूज की जाती हैं जिसका प्रिंसिपल है इट प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। यहाँ पर स्पर्म ओवा के बीच में एक ऐसा बैरियर खींच दिया जाएगा, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा लगा दी जाएगी जो इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देगी, इन दोनों के बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। चाहे वो फिजिकली चाहे वो केमिकली, इसे फिजिकल या केमिकली मीटिंग को इनको रोक दिया जाए, इनके आपस में मिलन को रोक दिया जाए, इसी को कहते हैं बैरियर मेथड। जिनमें कुछ बैरियर ऐसे हैं जो मेल्स यूज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें फीमेल के लिए बनाया गया है। मेल बैरियर जो होते हैं उनका नाम होता है मेल कॉन्डम्स। एग्जाम्पल है निरोध का, एनसीईआरटी में गिवन है ये निरोध, विच इज एग्जाम्पल ऑफ मेल कॉन्डम्स। इसके अलावा जितने भी बैरियर हैं वो फीमेल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे फीमेल के लिए भी कॉन्डम्स बनाए गए हैं जिसे हम फीमेल कॉन्डम्स या फेमशील्ड कहते हैं। फीमेल के लिए एक शील्ड का काम करता है फेमशील्ड, या इसे फेमिडोम भी कहा जाता है, फेमिडोम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीमेल्स के लिए डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम होता है, सर्वाइकल कैप होती है और वॉल्ट कैप होती है। कौन सी कैप होती है? वॉल्ट कैप होती है। ये सारे एग्जांपल्स फीमेल्स के लिए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा बैरियर मेथड मेल का है, कौन सा बैरियर मेथड फीमेल का। तो जितने ये देख रहे हैं ये सारे फीमेल्स के बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब प्रिवेंट करने वाला, एक बैरियर की तरह काम करने वाला, एक गेट कीपर की तरह काम करने वाला, एक बैरिगेट की तरह काम करने वाला। तो जो स्पर्म ओवा के मिलन को रोक देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर कॉन्डम्स होंगे या फिर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट्स कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेड अप ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स शीट। कॉन्डम जो होते हैं वो बने होते हैं लेटेक्स या रबर के, लेटेक्स या रबर की शीट के बने होते हैं। इट इज यूज टू कवर पीनस इन मेल्स, या फिर फीमेल्स में अगर यूज किया जाता है तो वजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। मेल्स में पीनस को, अगर सपोज करो पीनस ये है तो इस पीनस के ऊपर एक रबर या लेटेक्स से बनी हुई शीट इसे कवर कर देती है, ताकि मेल जब इजैक्युलेट करें तो वो सीमन जो हो वो उसी में डिपॉजिट हो जाए। तो मेल्स इसे कॉपुलेशन से पहले वियर करते हैं, इसे कहते हैं मेल कॉन्डम। और फीमेल्स के केस में जो यूज होता है उसे फेमिडोम कहते हैं, जो वजाइना और सर्विक्स को कवर करता है। जस्ट बिफोर द क्वाइटस इनको यूज किया जाता है, जहां पर सीमेन को इसी में ट्रैप कर लिया जाता है और फ्यूजन नहीं होने देता है। एनसीईआरटी में जैसे कि लिखा हुआ है निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड फॉर मेल्स। वहीं हम डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स की बात करते हैं तो जरा देखेंगे आप इनको। ये देखिए ये मेल कॉन्डम्स है, ये है मेल कॉन्डम, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, और ये रबर या लेटेक्स का बना हुआ स्ट्रक्चर जिसमें मेल अपना पीनस इंसर्ट कर देता है। इजैक्युलेशन जो होगा तो मेल्स का जो सीमन होता है वो इसी में डिपॉजिट हो जाता है, इसी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। मेल्स का सीमेन बाहर नहीं निकलता, फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता। और ये है फेमिडोम, जिसे फेमशील्ड कहते हैं, जिसकी एक ओपनिंग वाइडर होती है और दूसरी ओपनिंग नैरो होती है, अंदर की तरफ होती है जो कि बंद होती है। अंदर वाली ओपनिंग बंद होती है, बाहर से खुला होता है। इसे कॉपुलेशन से पहले फीमेल सेल्फ इंसर्ट कर लेती है अपने वजाइना के अंदर, और ये कवर कर लेता है पूरे वजाइनल कैनाल को और सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है। जब मेल कॉपुलेट करेगा तो सीमेन का डिपोजिशन इसमें हो जाएगा और इसे बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सीमेन अब फीमेल बॉडी में ड्रॉप नहीं हो रहा। सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर उसके टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो सर्विक्स से होकर के वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाता। तो ये दोनों के दोनों मेल और फीमेल के कॉन्डम्स हैं। मेल कॉन्डम्स ये होते हैं, जैसे निरोध का एग्जाम्पल दे दिया, फेम शील्ड हो गया फीमेल का एग्जाम्पल। दोनों के दोनों गैमीट के फ्यूजन को रोकते हैं। दोनों के दोनों याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों जो कॉन्डम्स हैं ये डिस्पोजेबल मेथड्स होते हैं। डिस्पोजेबल, एक बार यूज करके इन्हें फेंक दिया जाता है, इन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट
अगेंस्ट STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अगेंस्ट भी ये लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि STD के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप याद रखेंगे ये दोनों, मेल कॉन्डम हो या फीमेल कॉन्डम है, बोथ कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहती है कि नाउ अडेज देयर यूज हैज बीन इंक्रीज, इनका इस्तेमाल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आजकल बहुत तेजी से फैल रही एक बीमारी जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, जिसमें वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, इनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है और इसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा इंक्रीज कर जाता है। तो इनका इस्तेमाल बहुत ही कॉमन है जो लोग चाहते हैं कि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या STD ना हो। अगर हम वही बात करते हैं डायफ्राम की, तो आप देखें डायफ्राम की पोजीशन को अगर आप देखेंगे तो ये इंसर्ट करती है फीमेल, खुद से इंसर्ट किया जाता है, इसमें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। सेल्फ इंसर्टेबल डायफ्राम जो कि डीप वजाइना में ले जाकर के सर्विक्स के पास इसे फिक्स कर दिया जाता है और वजाइना सर्विक्स से होता हुआ ये देखिए ये यूटरस की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो अगर मेल्स कॉपुलेशन के बाद सीमेन इस वजाइना में डिपॉजिट कर भी देता है तो ये स्पर्म आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इस रास्ते को हमने यहाँ पर फिजिकल बैरियर से ब्लॉक कर दिया है। तो डायफ्राम भी एक तरह का रबर से बना हुआ स्ट्रक्चर है या प्लास्टिक से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉपुलेशन से पहले इंसर्ट कर लिया जाता है और कॉपुलेशन के बाद कुछ टाइम तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसे निकाल के वॉश किया जा सकता है। याद रखिएगा ये नॉन डिस्पोजेबल मेथड है, ये वॉशेबल है, ये रीयूजेबल मेथड कहा जाता है। रीयूजेबल कहा जाता है बट इट कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कैन नॉट प्रोवाइड या बहुत कम प्रोटेक्शन है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD, प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बहुत कम प्रोवाइड करता है, करता भी है तो बहुत थोड़ा, वेरी लिमिटेड। बट इसके पहले वाले केस में STD के अगेंस्ट फुल प्रोटेक्शन थी। तो डायफ्राम हो गया एक फिजिकल बैरियर, हमने पढ़ा कॉन्डम्स हो गए फिजिकल बैरियर। ये देखिए ये सर्वाइकल कैप, सर्विक्स में कैप लगा दी गई है, यहां देखिए सर्विक्स रीजन में एक कैप लगा दी गई है जिसे हम सर्विकल कैप कहते हैं। ये देखिए सर्विक्स को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि स्पर्म्स आगे बढ़ करके यूट्रस में ना जाए, फर्टिलाइजेशन साइट तक ना जाए। तो ये एक छोटा सा कटोरी जैसा, छोटी सी बहुत छोटी सी बॉल जैसा प्लास्टिक के कप जैसा होता है जिसे फीमेल्स की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये भी सेल्फ इंसर्टेबल है, ये भी रीयूजेबल मेथड है। डायफ्राम, वॉल्ट कैप, सर्विकल कैप, ये तीनों के तीनों रीयूजेबल होते हैं। इन सब का पर्पस होता है फर्टिलाइजेशन को रोकने का, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को रोकने का। तो फिजिकल हो या इनके साथ कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी किया जाता है, इस पॉइंट को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स the physical barriers like diaphragm, cervical cap, और vault caps are used along with chemical barriers। इनको केमिकल्स के साथ मिला दिया जाता है, केमिकल्स लाइक बोरिक एसिड के साथ मिला दिया जाता है, या फिर KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिला दिया जाता है, या फिर किसी और एसिड जैसे सिट्रिक एसिड मिला दिया जाता है, जिंक सल्फेट मिला दिया जाता है, जिसे हम केमिकल बैरियर्स कहते हैं। तो कभी कभी हम इन केमिकल्स को यूज करते हैं। दीज केमिकल्स आर बेसिकली कॉल्ड स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। इन केमिकल्स के साथ मिला दिया जाता है और इनको इन फिजिकल बैरियर्स के साथ लगा दिया जाता है। कौन से फिजिकल बैरियर? डायफ्राम, सर्विकल कैप या वॉल्ट कैप के साथ लगा दिया जाता है, अलॉन्ग विद केमिकल्स टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। उस कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उस कॉन्ट्रासेप्टिव की वैल्यू बढ़ाने के लिए इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अलॉन्ग विद दीज केमिकल्स लगा करके इसकी एफिशिएंसी डबल पावर
2 in 1 यूज करके डबल पावर के साथ बैरियर की तरह इसे यूज किया जाता है। तो एक होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में ये सारे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्मिसाइडल होते हैं। ये क्रीम्स हो सकते हैं, ये फोम्स हो सकते हैं, ये टेबलेट हो सकते हैं। लेकिन इन क्रीम्स, फोम्स, जेलीज या टेबलेट का इस्तेमाल अगर फिजिकल बैरियर के साथ किया जाता है तो इससे इंक्रीज कर जाती है एफिशिएंसी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को डिक्रीज किया जा सकता है, चांस ऑफ कॉन्सेप्शन को डिक्रीज किया जा सकता है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। इट इज वेरी इफेक्टिव टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू या इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। तो ये सारे मेथड हमने कहा जितने भी थे ये बैरियर मेथड। पहला नेचुरल, दूसरा बैरियर मेथड। मैंने कहा इन मेथड के लिए भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, खुद सेल्फ इंसर्टेबल है, खुद सेल्फ यूजेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, लोग खरीदेंगे, यूज करेंगे खुद से, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब इसके बाद जो मेथड है, क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कॉन्ट्रासेप्टिव चूज किया जाए तो सही सलाह से, सही डॉक्टर के सलाह से चूज किया जाए। एक कपल के द्वारा उसकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए डॉक्टर जो सही सलाह दे, उस टाइप की जो डिवाइस यूज की जानी चाहिए वो ज्यादा बेटर होती है, वो उनको कम साइड इफेक्ट करती है और उनके लिए लाइफ लॉन्ग बेनिफिट भी देती है। तो अब आई डॉक्टर की बारी। अगले केस में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट केस, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नाम से ही समझ में आता है ऐसी डिवाइसेस जो कि यूट्रस में यूज की जाती है, यूट्रस में फिट की जाती है। तो डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड इन द यूट्रस बाई अ डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स। यहां पर हमें जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस की, एक्सपर्ट नर्स की। तो ऐसी आईयूडीज जो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल होती हैं, जो चाहती हैं फीमेल्स के लिए एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव हु वांट्स टू डिले देयर प्रेगनेंसी, एंड इट इज, मैंने कहा, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड या इंडिया में अगर आप देखें तो ये सबसे कॉमनली इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड ये सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया मेथड होता है, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक नॉन मेडिकेटेड होती है जिसे हम फर्स्ट जनरेशन आईयूडी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी कहते हैं। एक होती है जिसे सेकंड जनरेशन कहते हैं और एक होती है जिसे कहते हैं थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड होती है, सेकंड जनरेशन कॉपर रिलीजिंग होती है और थर्ड जनरेशन हार्मोन रिलीजिंग होती है। पहली वाली जो है उसको ऐसे ही किसी अननोन मैकेनिज्म, किसी टाइम इसको डिजाइन किया गया था बहुत पहले, वैसे अब यूज में नहीं, बट एनसीईआरटी कहती है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन मेथड यूज्ड नाउअडेज यूज्ड। बट इसका जो मैकेनिज्म था वो ये था कि जब इसे फिट किया गया था यूट्रस में, तो यूट्रस इसके लिए एक अनवांटेड रेस्पॉन्स देता था, ऐसा रेस्पॉन्स जो इरिटेबल रेस्पॉन्स था। जैसे हमारे बॉडी में कोई इरिटेंट आता है, उसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी के जो फैगोसाइटिक सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, जो फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं और स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सेकेंड केस था कॉपर वाला, जहां कॉपर रिलीज किया जाता था। कॉपर रिलीजिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस थी जहां से कॉपर निकलता था और वो कॉपर स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। और हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन मतलब प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लोकल इफेक्ट अगर आप यूट्रस में देखते हो, यूट्रस के अंदर अगर प्रोजेस्टेरॉन का लोकल इफेक्ट देखते हो तो वहां पे आप देखोगे कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो यूट्राइन वॉल की एक्टिविटी में थिनिंग का काम करता है, एंटी माइटोजेनिक कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन को सप्रेस करने का काम करता है। तो यहां आप देखोगे हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस में इमीडिएट एक्शन में अगर आप प्रोजेस्टेरॉन यूज करते हो तो यूट्रस की वॉल में थिनिंग कर देता है, यूट्रस को अनसूटेबल बना देता है फर्टिलाइजेशन के लिए। देखिए इनके काम करने का तरीका देखते हैं फटाफट से। आप देखिए देखिए कहानी क्या कहती है। कहते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी सबसे पहला है, इस तरह का एक लूप बना हुआ है जिसे लिपेज लूप कहते हैं। इसे यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ये डिवाइस है, यूट्रस में लगाए, यूट्रस में इरिटेशन होने लगी, फैगोसाइटोसिस बढ़ी, स्पर्म की किलिंग बढ़ गई। तो देखें ये मेडअप ऑफ प्लास्टिक या पॉलीइथाइलिन या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर जो कि इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को। ये माइनर इरिटेंट की तरह काम करता है। लिखेंगे एक्ट्स लाइक माइनर इरिटेंट, और इसकी वजह से इंक्रीज कर देता है साइटोकाइन एक्टिविटी। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है, और इसी वजह से साइटोकाइन एक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो यहां पर फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म बढ़ जाती है।
तो स्पर्म की अगर ऐसे डायग्राम देकर के क्वेश्चन आ गया ये क्या करता है आप बताओ, ये लिपेज लूप है, बस ये नॉन मेडिकेटेड है, कोई मेडिसिन नहीं डाली गई, लेकिन ये इरिटेंट की तरह काम करता है, यूट्रस को इरिटेट करता है और फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। वहीं पर अगर हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की बात करते हैं, जो कॉपर रिलीज करती हैं, तो ये क्या करेंगी, धीरे 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 करके कॉपर रिलीज करती है, कॉपर आयंस। नॉर्मली ये कॉपर आयंस का रिलीज होता है एट द रेट ऑफ 50 म्यूजी कॉपर आयंस पर डे के रेट से ये कॉपर रिलीज करता है। और कॉपर क्या करता है भाई साहब, अगर यूट्रस में कोई ऐसी मशीन, ऐसी डिवाइस लगाई गई है, डॉक्टर ने लगाई है, नर्स ने लगाई है, ये डिवाइस धीरे 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 करके कॉपर रिलीज करती है। ये कॉपर आयन जो होता है भाई साहब, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है। जो स्पर्म्स मूव करते हुए जा रहे हैं, जो स्पर्म मूव करते हुए जाते हैं, क्या आप जानते हैं स्पर्म की वेलोसिटी कितनी होती है? स्पर्म किस रेट से मूव करता है? 2 to 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से स्पर्म मूव करता है। क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ द स्पर्म, अगर स्पर्म इस एंगल से जाता है तो किस तरह से जाता है, नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन कहानी है 2 to 3 मिलीमीटर पर मिनट से स्पर्म की स्पीड होती है जो मूव करने की, ये उसको स्लो कर देता है। स्पर्म की मोटिलिटी अगर कम हो जाती है, साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ये अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने वाला आइडियल एक बेहतरीन मेथड होता है, जहां पर ड्यू टू सप्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो इनहिबिटेड। एग्जाम्पल के तौर पे CUT380A, CU7 मल्टीलोड 375। ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं ये नंबरिंग किस बेसिस पर की गई है। याद रखिएगा, ये जो नंबरिंग दी गई है 380 375, ये सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ कॉपर। ये कॉपर वायर जो हमने यूज करी है, कॉपर आयंस के लिए वायर यूज करी है, और उस कॉपर वायर का एरिया जो होता है वो 380 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। याद रखेंगे 380 मिलीमीटर स्क्वायर। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, ये जो कॉपर T380A होती है, ये लगभग 7 से 10 साल तक के लिए इफेक्टिव होती है। मैंने कहा डॉक्टर्स की सलाह के द्वारा कुछ डिवाइसेस यूज की जाती हैं, और उनमें से आईयूडीज वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, जो कि कॉमन है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में, जिसमें कॉपर T380 जो होती है 7 से लेकर के 10 साल तक की एफिशिएंसी वाली होती है। क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन में बताइए इनमें से कौन कौन सी कॉपर रिलीजिंग है, तो CU7 तो दिखाई दे रहा है, इसके अलावा CUT380A या मल्टीलोड 375, ये सारे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कहे जाते हैं। इसके अंदर कॉपर होती है जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को इनहिबिट करती है। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू देखें, ये टी शेप का है, ओ या टी शेप का होता है, इस तरीके का होता है कॉपर रिलीजिंग। इसमें एक स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, इसी में कॉपर लगे होते हैं। आप देखें इसी स्ट्रिंग के साथ साथ यहाँ पे आप देखें कॉपर लगी होती है। ये कॉपर इनकी स्टेम में ऐसे लिपटी हुई रहती है, और ये कॉपर जो होती है धीरे 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 यहीं से 50 म्यूजी पर डे के रेट से रिलीज की जाती है। इसे यूट्रस में इस तरीके से फिट कर दिया जाता है, यहां से ले जाकर के इसे यूट्रस में ऐसे शेप में फिट कर दिया जाता है, और ये धीरे 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 कॉपर यहां से रिलीज करती रहती है। इस एरिया के अंदर ये कॉपर धीरे धीरे रिलीज करती रहती है, और फर्टिलाइजेशन के लिए जाने वाले स्पर्म का रास्ता भी यही है, यहीं से स्पर्म गुजरते हैं। इसीलिए इस पूरे एरिया में ये ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि स्पर्म की अगर एंट्री हो भी जाए तो उसकी फर्टिलाइजेशन एबिलिटी कम कर देता है, ये उसको फर्टिलाइजेशन के लायक नहीं छोड़ता। और वहीं आप देखें ये मल्टीलोड 375, ये भी एक कॉपर रिलीजिंग है, जिसके अंदर आप देखें ये कॉपर की वायर लगी हुई है, यहीं से कॉपर रिलीज किया जाता है, ये रही कॉपर वायर। तो कहीं पे टी शेप का, कहीं रिंग जैसा, या कहीं पे बो शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉपर रिलीज करेगा। कुछ खास बातें थी, जैसे कि मैंने बताया कॉपर का काम क्या होता है, इसमें नंबर्स का क्या मतलब होता है, और इसमें कॉपर वायर का जो कॉपर का रिलीज होता है वो किस रेट से होता है, यही याद करना है। बाकी कंसेप्ट वही है, सेम। जब बात आती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की, हार्मोन्स रिलीज करने वाली आईयूडी, ऐसी आईयूडी जो हार्मोन रिलीज करेगी, कैसे रिलीज करेगी, धीरे धीरे हार्मोन्स का रिलीज करेगी। और ये हार्मोन लोकल इफेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ये हार्मोन्स कहीं ब्लड में नहीं जा रहे, इनका इफेक्ट होता है लोकल इफेक्ट करते हैं, यूट्रस में ही इफेक्ट करते हैं, और यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन लायक नहीं रह जाता, क्योंकि यूट्रस की थिनिंग कर देते हैं। लिखिए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है इसमें,
इसके अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजेन। प्रोजेस्टेरॉन जैसे केमिकल्स को हम कहते हैं प्रोजेस्टोजेन। प्रोजेस्टोजेंस क्या होते हैं? दे आर प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल्स होते हैं। और इन आईयूडीज में आप देखोगे प्रोजेस्टोजेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं? सर्विक्स के म्यूकस को थिक बनाते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं। इसके अलावा ये यूट्रस को अनसूटेबल, मैंने कहा था यूट्रस की वॉल में थिनिंग क्रिएट करते हैं। लोकल इफेक्ट ये है कि उसकी रिपेयर को कम कर देते हैं। जब इन्हें यूज किया जाता है तो ये अगेंस्ट एस्ट्रोजन काम करते हैं। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो यूट्रस की वॉल की थिकनेस बढ़ाता है, ये उसकी थिकनेस को कम करते हैं। याद रखिएगा, ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो प्रोजेस्टेरॉन जैसा हार्मोन होता है, ये डिक्रीज करते हैं थिकनेस ऑफ यूट्रस। थिकनेस ऑफ यूट्रस को कम करते हैं। और जब यूटेराइन वॉल को थिकनेस को कम करते हैं तो इसे कहते हैं फिजियो या फिर हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन यूट्रस। और इन्हीं चेंजेस की वजह से यूट्रस की वॉल जो होती है अनसूटेबल हो जाती है इम्प्लांटेशन के लिए, मेक्स यूट्रस अनफिट और अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और इसी वजह से यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो सर्विक्स से रिलीज होने वाला म्यूकस है उसे इतना थिक कर देते हैं कि उसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती। इतना गाढ़ा घोल बना देते हैं सर्विक्स में, सर्विक्स वाले रीजन में, यहां पर जो सर्विक्स का फ्लूइड रिलीज होता है उसे बहुत ही ज्यादा थिक कर देते हैं सर्विकल म्यूकस को। ये म्यूकस इतना थिक हो जाता है कि जब स्पर्म की एंट्री इस रास्ते से होती है तो उस गाढ़े घोल से होकर के स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती। यहीं इस जगह क्लमजी सा हो जाता है और इस जेली में स्पर्म वहीं फंस के रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो याद रखिएगा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो होती हैं ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। और जब हार्मोन रिलीज करती हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा एरिया ऐसा बना दिया जाता है ताकि यहाँ पर इम्प्लांटेशन ना हो सके। यूट्रस की वॉल की थिनिंग कर दी जाती है और सर्विक्स को ऐसा बना दिया जाता है ताकि वहां से स्पर्म की एंट्री ना हो सके। तो ये पॉइंट से ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल में एक है प्रोजेस्टासर्ट और एक LNG-20। ये मैंने पहले भी एक टेबल दे दी है, उस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्पल बेस्ड के हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन है, ये है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन है, ये है। पहचानिए कौन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इम्प्लांटेशन को या फिर सर्विकल म्यूकस को चेंज करती है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को इनहिबिट करती है, मोटिलिटी को सप्रेस करती है। और लिपेज लूप जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है वो फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है। तो ये आईयूडीज 3 तरीके से काम कर सकती हैं। सबसे पहली वाली, सबसे पुरानी वाली जो थी वो फर्स्ट जनरेशन थी। दूसरी वाली जो आई उसे हम सेकंड जनरेशन, और अब मॉडर्न डेज में जो आई उसका नाम है हार्मोन रिलीजिंग, इसे थर्ड जनरेशन आईयूडी कहा जाता है। तो सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही समझना है आपको। एग्जाम्पल एक टेबल में दे रखा है, उस टेबल को याद कीजिए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते चलिए, फटाफट से समझते चलिए, खटाखट से समझते चलिए। और आगे आइए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे चलिए। हार्मोनल मेथड का बेहतरीन एग्जाम्पल ओरल इनटेक। जब बात होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिन्हें हम OCPs कहते हैं, OCPs ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिन्हें ओरली लिया जाता है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स विच इज टेकन ओरली। इन्हें ओरली लिया जाता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स कहा जाता है, जिनका इनटेक किया जाता है ओरली टेबलेट के फॉर्म में, जिसमें 2 कैटेगरी है, एक स्टेरॉइडल होती है और एक नॉन स्टेरॉइडल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है इनमें से कौन सी पिल स्टेरॉइड से बनी है, हार्मोनल होती है, और कौन सी नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल होती है, जिसका कॉम्पोजिशन में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है। अगर कहा जाए स्टेरॉइडल तो आप देखो इसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन अलोन होगा या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन ओनली हो सकता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन इन कॉम्बिनेशन हो सकता है।
इन कॉम्बिनेशन हो सकता है। और एक है जो नॉन स्टेरॉइडल, इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसको आप याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में काफी आ गए हैं, किसी न किसी बहाने से पूछे जा सकते हैं। तो सहेली का नाम आपको याद रखना है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है सहेली। और स्टेरॉइडल प्रिपरेशन में आप देखोगे तो आप उसके बारे में बात करोगे, माला डी का नाम याद करोगे। यहां देखिए सबसे पहले आता है स्टेरॉइडल। स्टेरॉइडल पिल कैसे ली जाती है, ये देखो एक पूरा कैलेंडर है, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से कैलेंडर बनाया गया है। 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हर दिन के लिए एक दवाई बनाई गई है, जिसमें से 1 से लेकर के यहां देखिए 1 से लेकर के 21 दिन तक, ये 1 से 21 दिनों की दवाई ये है, और 7 दिन इधर ऐसे 28 दिनों का पूरा हिसाब किताब रखा गया। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फीमेल अपने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में से, आप देखिए फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर आप समझते हैं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, आप देखिए अगर मैं कहूं इसे 0 डे, तो 0 डे से लेकर के 7 डे, 7 डे से लेकर के 14 डे, 14 से 21 डे, 21 से 28 डे, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से 14th डे डे ऑफ ओव्यूलेशन है, ये है डे ऑफ ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन डे है, ओवम रिलीज होता है, यही तो है। इसके पहले प्री ओव्यूलेशन, इसके पहले पोस्ट ओव्यूलेशन। ओवम यहां रिलीज होता है। अगर हम क्या कर दें, इसके ओवम के रिलीज होने से बहुत पहले ही अगर हमने नॉर्मली, जैसा कि आप समझते हैं नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, नॉर्मली किसी फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अब बढ़ता है, ओव्यूलेशन के बाद बढ़ता है। अगर हमने गेम खेल दिया, हमने कोई ऐसा तरीका खोज लिया जिसमें फीमेल की बॉडी में, ध्यान से सुनिए, हार्मोन के केस में फीमेल की बॉडी में हमने कोई ऐसा खेल खेला कि अगर फीमेल में शुरू में ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया जाए, ये देखिए ये पीलीमा को देखिए, अगर शुरू में ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया जाए, ये जो दूसरा वाला इससे पहले बनाया था मैंने, ये नॉर्मल साइकिल है, लेकिन नॉर्मल साइकिल में हमने क्या कर दिया, एक ऐसा मेथड अपना लिया जिसमें फीमेल की बॉडी में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दिन से, मतलब पहले 5 दिन जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं उनमें से किसी भी दिन से दवाई लेना शुरू कर दिया। 5वें दिन से मान लो कि दवाई लेना शुरू कर दिया और 21 दिन तक लगातार लिया, 21 डेज तक लगातार लिया और फिर बंद कर दिया, 1 हफ्ते का गैप दे दिया। तो ऐसे में जो ग्राफ आपके सामने बनता हुआ नजर आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ नजर आएगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ नजर आएगा। क्या बताता है ये कहता है कि आप नेचुरल वाले साइकिल को डिस्टर्ब करके एक ऐसा केस, एक ऐसा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं जिसमें बॉडी के अंदर हार्मोन का इंटेक किया जा रहा है फ्रॉम एनी डे। ये देखो हमने 5th डे से इंटेक शुरू किया और कंटिन्यूअस 21 डेज तक इसको कंटिन्यू रखा। तो बाकी 7 दिन की दवाई में क्या होता है, ध्यान से देखिए, हमने 21 दिन तक तो दवाई दी, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या केवल प्रोजेस्टेरॉन दिया। ये बाकी 7 दिन क्या है, ये देखिए बाकी 7 दिनों में हमने इसे ऐसा बनाया है कि इसके अंदर हमने आयरन भर दिए, आयरन की गोलियां डाल दी ताकि फीमेल को भूले ना, रोज दवाई खा रही है वो। हमने एक पत्ता बनाया 28 दिन का, दूसरा पत्ता बनाया 28 दिन का, तीसरा पत्ता बनाया 28 दिन का। क्या है उसमें, 21 दिन तक लगातार खाना है, 7 दिन का गैप लेना है। 7 दिन के गैप में प्रोजेस्टेरॉन नहीं ले रहे हैं लेकिन दवाई खा रहे हैं, और वो दवाई कौन सी है, ये दवाई है आयरन के टेबलेट्स। फीमेल की बॉडी में आयरन की कमी ना हो, मेंस्ट्रुएशन के दौरान बॉडी से आयरन का लॉस ना हो, बॉडी अपने आप को मेंटेन रखे, बॉडी में आयरन का लेवल मेंटेन रहे, हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा हीमोरेजिक कंडीशन हो तब भी आयरन का लॉस ना हो, इसे मेंटेन रखा जाए। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी पिल जो 21 दिनों तक लगातार ली जाती है, ये डेली पिल कही जाती है, इसे कहते हैं टेकन डेली, टेकन डेली, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द 5 डेज। फर्स्ट 5 डेज में इनको स्टार्ट किया जा सकता है और कंटिन्यू किया जाता है 21 दिनों तक, 1 टेबलेट पर डे के हिसाब से। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, जिसमें हमने ऐड कर दिया है टेबलेट आयरन की, इसे वापस फिर से 7 दिनों के बाद फिर से यूज किया जाता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द पिल कम्स इन 28 डेज पैक, जिसमें 7 दिन का आयरन पैक होता है, जिसमें आयरन भी होती है। होता क्या है, मैंने पहले भी बताया, प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ा दी जाती है तो बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन जब हाई रहेगा तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर यूट्रस की वॉल की थिनिंग मेंटेन रहेगी, यूट्रस इंप्लांटेशन के लायक नहीं बनेगा,
प्रोजेस्टेरॉन जब हाई रहेगा तो गोनेडोट्रोपिन एक्टिव नहीं हो पाएगी। याद रखिए, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हाई प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, जरा देखिए क्या करता है, इसकी कहानी देखी जाए। लिखा है इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच। जब हाई प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, हाई प्रोजेस्टेरॉन विल इनहिबिट इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच। ये एफएसएच और एलएच को सप्रेस कर देता है, इसलिए देयर इज नो ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन नहीं होने देता। इट विल इनहिबिट ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन जब नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस नहीं होगा। इसके अलावा ये इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट कर सकता है या फिर सर्विक्स की क्वालिटी को भी ऑल्टर कर सकता है। मैंने बताया सर्विकल म्यूकस को इतना थिक कर दिया जाता है कि उसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं होती। तो ये फर्टिलाइजेशन को भी रोक सकता है, इम्प्लांटेशन को भी रोक सकता है, ओव्यूलेशन को भी रोक सकता है। याद रखिएगा, इट कैन प्रिवेंट इधर ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को रोक सकती है, ये फर्टिलाइजेशन को रोक सकती है, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक सकती है। तो इस तरह से इस जो ओरल मेथड्स हैं वो इस तरह से इफेक्टिव रहते हैं। आप देखोगे सारे ही हार्मोनल मेथड का यूज एक ही तरीके से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका एक ही होता है। ऑल हार्मोनल पिल्स या फिर कोई भी हार्मोनल मेथड है, उनका मोड ऑफ एक्शन एक जैसा होता है। लिखा है पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, फ्यू साइड इफेक्ट्स, इसीलिए ये वेल एक्सेप्टेड कहा जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसी में एक सवाल और आता है, नॉन स्टेरॉइडल, जो मैंने आपको बताया नॉन स्टेरॉइडल में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सहेली का, जिसे हम नॉन स्टेरॉइडल कहते हैं, बेस्ट मेथड कहते हैं, और यूं कह लें कि एक ऐसा मेथड जिसमें लीस्ट या नो साइड इफेक्ट है। इसमें हार्मोन नहीं मिलाए गए हैं, इसलिए इससे साइड इफेक्ट्स के चांसेस बहुत कम है। तो एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन जिसे ओरली लिया जाता है, इंडिया के डॉक्टर्स ने बनाया, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने बनाया है। इसका एग्जांपल है सहेली, और इस पे सवाल आया हुआ है नीट में, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सहेली वॉज डेवलप्ड बाई द डॉक्टर्स ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI का नाम फेमस है, याद रखिएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां के डॉक्टर्स ने इसे प्रिपेयर किया। ये एक हफ्ते में एक बार खाई जाती है। इसके पहले वाले केस में हमने पढ़ा डेली पिल्स कही जाती है। इसे वंस अ वीक, एक वीक में एक बार ली जाने वाली पिल्स कहा जाता है। इसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू की वजह से ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके साइड इफेक्ट भी लीस्ट या बहुत कम होते हैं, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अंदर हॉर्मोन्स नहीं है, लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। इट सप्रेसेस द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द एंडोमेट्रियम। इसे हम SERM भी कहते हैं, याद रखिएगा। सहेली को शर्म आती है, सहेली को SERM शर्म आती है, और शर्म का मतलब होता है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कहते हैं इसे। सहेली कहा जाता है। ये ऐसी डिवाइस होती है, ऐसा मेथड होता है जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर जो यूट्रस में पाए जाते हैं उन्हें ब्लॉक कर देती है। और जब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो एस्ट्रोजन अपना काम नहीं कर पाएगी। यूट्रस के अंदर की जो वॉल, जो कि यूट्रस का पार्ट होता है, जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, ये उसको सप्रेस कर देता है। इसीलिए यूट्रस में इम्प्लांटेशन को ये सप्रेस करने के लिए बेस्ट मेथड और बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है। लिखेंगे दिस कॉमन ब्रांड कंटेन्स हॉर्मोन्स लाइक कॉमन ब्रांड ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स, जो कॉमन होते हैं उनमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन पाई जाती है, या दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सहेली का, तो सहेली इज फ्री ऑफ दीज स्टेरॉइड्स। सहेली में ऐसे कोई भी स्टेरॉइड नहीं होते, इसीलिए इसे नॉन स्टेरॉइडल पिल कहा जाता है। इसके अंदर जो केमिकल होता है उसको कहते हैं सेंटक्रोमेन। याद रखिएगा, सहेली consists the chemical called सेंटाक्रोमैन होता है, और इसी को हम नॉन स्टेरॉइडल कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं होता, नॉन स्टेरॉइडल है, इसीलिए कोई साइड इफेक्ट या लीस्ट साइड इफेक्ट होता है। कोई साइड इफेक्ट या तो नहीं होता है या तो लीस्ट साइड इफेक्ट होता है।
अगर हम इसके अलावा जो हार्मोनल मेथड्स की बात करें, जैसे मैंने कहा इम्प्लांट्स भी हो सकता है या इंजेक्टेबल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। अदर हार्मोनल मेथड हैव सेम मोड ऑफ एक्शन लाइक हार्मोनल पिल्स। याद रखिएगा, दीज हार्मोनल मेथड्स लाइक इम्प्लांट्स भी हो सकते हैं या फिर इंजेक्टेबल्स भी हो सकते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है कहानी, याद रखिएगा। दो तरह के और भी मेथड है जो हार्मोनल मेथड है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, मोड और मैकेनिज्म, मोड और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर, एक्शन इज सिमिलर लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीज की अगर हम बात करते हैं, उन्हीं के जैसा होता है इनका भी कंसेप्ट। क्यों? ये भी हार्मोन वही है, इनमें भी प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। बस फर्क इतना है कि इन्हें या तो इम्प्लांट किया जाता है या तो इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, केवल प्रोजेस्टेरॉन या दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए और इसे स्किन के नीचे इंप्लांट कर दिया जाए या फिर इंजेक्शन लगा दी जाए बॉडी के अंदर, तो ये दोनों के दोनों जिनके अंदर स्टेरॉइडल केमिकल्स होते हैं जिनको बॉडी के अंदर लगाया जा सकता है, जो कि फीमेल्स यूज करती है, और इनके बेसिस पर हम वही सेम काम करते हैं जो कि वहां पर किया जा रहा था। ये एग्जाम्पल है DMPA, जिसे हम कहते हैं डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इसे कहते हैं डी फॉर डिपो, M फॉर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। पूछेगा ये किसका एग्जाम्पल है, पहले भी लिखा हुआ है, टेबल जो बनाई है वहां पे भी लिखा है, इसे कहते हैं इंजेक्टेबल कहते हैं। और यही सेम मैकेनिज्म इम्प्लांट का भी होता है। अगर इम्प्लांट, जिसे हम सब क्यूटेनियस इम्प्लांट या कहते हैं, इसे नॉर प्लांट भी कहा जाता है, इसका भी मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। बस इसे स्किन के नीचे लगा दिया जाता है, अंडर आर्म्स में लगा दिया जाता है या फिर एल्बो रीजन में लगा दिया जाता है। 6 माचिस की तीलियों जैसे मैच स्टिक साइज्ड कैप्सूल्स होते हैं सिलिकॉन के, इन्हें बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन मैंने कहा सेम है, ये भी हार्मोन है, ये भी प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग होते हैं, ये भी बॉडी के अंदर आकर के सेम इफेक्ट करते हैं। फर्क इतना है कि जो हार्मोनल इम्प्लांट्स होते हैं, ये लगभग, अगर मैं बात करूं इम्प्लांट्स की, तो इम्प्लांट्स आर हेल्पफुल या इम्प्लांट्स आर यूजफुल फॉर 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स। लेकिन इंजेक्टेबल्स जो होते हैं उन्हें डिजाइन किया गया है, इंजेक्टेबल्स आर डिजाइन फॉर 1 मंथ या 2 मंथ्स के लिए इफेक्टिव होते हैं या फिर 3 मंथ्स के लिए इफेक्टिव होते हैं। तो याद रखेंगे, इनमें नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मंथ्स के बेस पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। किस टाइप की मेडिसिन किसे यूज कर रही है वो डिपेंड करती है उसे कितने दिनों तक उसका बेनिफिट चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग वो इन हार्मोनल मेथड का इस्तेमाल करता है, ओरल हो या फिर इंजेक्टेबल हो या फिर इम्प्लांट्स हो। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इम्प्लांट का है, सब क्यूटेनियस इम्प्लांट कहते हैं इन्हें। बॉडी के अंदर यहां पर आप देखें 6 माचिस की तीलियों के साइज के कैप्सूल्स हैं, सिलिकॉन कैप्सूल्स कहे जाते हैं। इनके अंदर भरी होती है हार्मोन, जिन्हें स्किन के नीचे लगा दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, धीरे धीरे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ये सब क्यूटेनियस इम्प्लांट्स वही सेम एक्शन कर रहे हैं जो वहां हमने पहले पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखिए, इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय मेकिंग म्यूकस ऑफ सर्विक्स थिक। ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं और लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड होता है 3 to 4 ईयर्स या कभी कभी 5 साल के लिए भी हो सकते हैं, ये इफेक्टिव हो सकते हैं। यहीं पर हम बात करें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब जो इमरजेंसी में यूज किया जाता है। इमरजेंसी का मतलब ऐसी कंडीशन जब फर्टिलाइजेशन का चांस सबसे ज्यादा है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना है। कहीं कोई फेलियर हो गया, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था और वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, कॉन्डम्स यूज किए थे वो रप्चर कर गया, डायफ्राम यूज किया था वो मिसप्लेस हो गया, अपनी प्लेस से हट गया, या फिर हो सकता है कोई कैजुअलिटी हुई हो, रेप जैसी सिचुएशंस में किसी महिला, किसी फीमेल्स के साथ अगर रेप हुआ है जहां पर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया गया था, कोई बैरियर यूज नहीं किया गया था, ऐसी सिचुएशन में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए जो कैजुअल
अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से होती है, उसे रोकने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाता है टू अवॉइड एनी पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर फेलियर ऑफ ऑलरेडी यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। आप देखिए ये 3 कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, इन तीनों में से कोई सिचुएशन है जो प्रेगनेंसी को इमीडिएट हमें रोकना है, कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी जो इन कारणों से हो सकती है उसे रोकने के लिए हम इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो 72 घंटे के भीतर किसी फीमेल को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। अगर क्वाइटस हुआ है तो उसके 72 घंटे के भीतर इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसे हम पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो क्वाइटस से पहले यूज की जा रही थी, अब क्या है क्वाइटस हो चुका है और सिचुएशन ऐसी है कि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई है। कब हो सकता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर प्रोटेक्शन लगाई थी, मेथड यूज किया और फेल हो गया। तो अब उसके बाद ऐसी सिचुएशन जहां चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे हाई है, प्रेगनेंसी होने का खतरा सबसे ज्यादा है, ऐसे में हम इसे विद इन 72 आवर्स यूज करते हैं, जिसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या किया जा सकता है? इसमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या फिर आईयूडीज का इस्तेमाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये आईयूडीज का इस्तेमाल विद इन 72 आवर्स या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स दिया जा सकता है एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन जैसे कि अनवांटेड 72 या फिर आईपिल जो होती हैं, ये भी एक तरीके की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कही जाती हैं। ये भी हार्मोनल पिल्स कही जाती है जिनका इफेक्ट प्रेगनेंसी के अगेंस्ट होता है। इन्हें एंटी प्रोजेस्टिन पिल्स भी कहा जाता है, जो प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट काम करती हैं, प्रेगनेंसी को सप्रेस करने के लिए काम करती हैं। सर्जिकल मेथड ये आता है लास्ट में, परमानेंट मेथड जिसको कहा जाता है। जब परमानेंट मेथड या सर्जिकल मेथड की बात करते हैं, यहां सर्जरी की जरूरत है। अभी जो पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने इम्प्लांट में पढ़ा था, नॉन सर्जिकल इम्प्लांट, वहां सर्जरी नहीं की गई थी, किसी भी मेथड में किसी टाइप की सर्जरी नहीं की गई थी। लेकिन अब एक ऐसा मेथड है जब कपल्स, ऊपर के सारे मेथड छोड़ दीजिए, लास्ट एक ऐसा मेथड है जिसकी बात हम कर रहे हैं, सर्जरी। सर्जरी की जरूरत कब पड़ रही है? एक ऐसा मेथड जब फर्दर कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कपल डू नॉट वांट एनी मोर प्रेगनेंसी, इसीलिए इसे सर्जिकल तो कहते ही हैं, इसे हम परमानेंट मेथड भी कहते हैं, परमानेंट मेथड भी कहते हैं, इसे इरिवर्सिबल भी कहते हैं, इसे स्टेरिलाइजेशन मेथड कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन एक तरीके से कर दिया गया कि अब फ्यूचर में अब प्रेगनेंसी ना हो सके, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी इन फ्यूचर, इसीलिए इसको टर्मिनल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन भी कहा जाता है। टर्मिनल मेथड का मतलब अब फर्दर प्रेगनेंसी नॉट रिक्वायर्ड है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिखा है सर्जिकल मेथड में ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, स्पर्म हो या ओवा उसका ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन को रोकेगा एक तरीका। लेकिन ये बाकी किसी चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये किसी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल बिहेवियर, हार्मोनल कंट्रोल को अफेक्ट नहीं कर रहा। मेल या फीमेल में प्रोड्यूस होने वाला सेक्स हार्मोन अफेक्ट नहीं हो रहा, एंड्रोजन या एस्ट्रोजन अफेक्ट नहीं हो रहा, ओवरी अपना काम कर रही है, टेस्टिस अपना काम कर रहा है। लेकिन ओवम का ट्रांसपोर्ट फीमेल में या मेल्स में स्पर्म का ट्रांसपोर्ट अगर रोक दिया जाए, गैमीट ट्रांसपोर्ट को मेन टारगेट किया गया है यहाँ पर, तो अगर गैमेटिक ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए तो इसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। मेल्स में इसे कहते हैं वैसेक्टॉमी और फीमेल्स में इसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, इसीलिए इसे तभी ऑप्ट किया जाता है जब फर्दर प्रेगनेंसी नहीं की जाती, फर्दर प्रेगनेंसीज की जरूरत ना हो, तभी इसे ऑप्शन में लिया जाता है। मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इन विच रिमूवल ऑफ पोर्शन ऑफ द ट्यूब, जो कि मेल या फीमेल की ट्यूब है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और इसका फेलियर रेट ऑलमोस्ट नील होता है, और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है बर्थ कंट्रोल का। मतलब जिसके ऑलरेडी एक या दो बच्चे हैं, जिसके ऑलरेडी एक या दो या ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन अब वो नहीं चाहते, नो मोर प्रेगनेंसी इज रिक्वायर्ड, पेपर पे साइन लिया जाता है, कंसेंट लिया जाता है कि अब मुझे कोई प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में इस मेथड को यूज किया जाएगा, इसे सर्जिकल मेथड कहते हैं। सर्जरी की जाती है, इसके पहले किसी मेथड में सर्जरी नहीं की गई थी, यहां की जाती। बस फर्क यह है कि मेल्स में सर्जरी थोड़ी आसान है, मेल्स में टेस्टिस और टेस्टिस की डक्ट जो होती है, वास्ट डिफरेंस, बाहर की तरफ बॉडी से बाहर है, एब्डोमेन से बाहर है, स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक से कनेक्टेड है।
फीमेल्स में ओवरी बॉडी के अंदर है। फीमेल की जब सर्जरी की जाएगी तो उसके एब्डोमेन में कट लगाना पड़ेगा फैलोपियन ट्यूब को काटने के लिए। फीमेल्स में दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब कट करने को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और मेल्स में दोनों साइड की वास डिफरेंस को कट करने को वैसेक्टोमी कहते हैं। आप देखेंगे ध्यान से दोनों केसेस में, मेल्स के केस में आप देखो वास डिफरेंस जो डक्ट होती है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है दोनों साइड से, तो टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा ट्रांसपोर्ट होकर के यहां से रिलीज होगा। लेकिन हमने क्या किया, वास्ट डिफरेंस को दोनों साइड से हमने काट के उनको वहां पे चीरा लगा करके वहां पे बांध दिया है, काट के बांध दिया है। इसे कहते हैं वासेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया। वैसेक्टोमी इज द मेथड फॉर मेल्स। A small portion of vas difference is cut and tied, उसे रिमूव कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है और छोटे से कट की जरूरत पड़ती है मेल्स के केस में। मेल्स से सीमेन फीमेल बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सीमेन होगा यहां से देखिए मेल के ग्लैंड्यूलर सीक्रीशंस रिलीज होंगे, मेल्स के ग्लैंड्यूलर सीक्रीशंस रिलीज होंगे, लेकिन इस ग्लैंड्यूलर सीक्रीशन के अलावा इसमें सीमेन स्पर्म नहीं होगा। तो याद रखेंगे सीमेन, मेल कैन इजैक्यूलेट, ये देखिए मेल के पास इजैक्यूलेट होगा, मेल कैन इजैक्यूलेट बट इजैक्यूलेट इज डिवॉइड ऑफ स्पर्म। मेल से सीमेन रिलीज होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा क्योंकि स्पर्म के आने का रास्ता बंद कर दिया। मेल इजैक्यूलेट भी कर रहा है, मेल का सेक्सुअल बिहेवियर भी नॉर्मल है, टेस्टिस अपना नॉर्मल काम कर रही है, टेस्टिस में हार्मोन प्रोडक्शन भी हो रहा है, हार्मोन प्रोडक्शन भी हो रहा है, हार्मोन प्रोडक्शन भी नॉर्मल है और गैमीट फॉर्मेशन भी नॉर्मल है, गैमीट का फॉर्मेशन भी नॉर्मल है, लेकिन उस गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता बंद है, दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट इज अफेक्टेड, ये दोनों जगह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही। वही सेम केस अगर फीमेल के केस में आप देखोगे तो यहां पर एब्डोमिनल सर्जरी करके फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ये दोनों साइड से फैलोपियन ट्यूब काट दी जाती है जिससे ओवम रिलीज तो होगा लेकिन आगे फर्टिलाइजेशन उसका नहीं हो पाएगा। स्पर्म की एंट्री जब होगी तो स्पर्म उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली यहां पर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स को हमने रोक दिया। फर्क इतना है कि मेल्स में वास्ट डिफरेंस दोनों साइड की काटी जाती है या फिर फीमेल्स में जब किया जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाएगा। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल्स जिसे ट्यूबल लाइगेशन भी कहते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप, जिसमें फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाता है। इट प्रिवेंट्स मेनली फर्टिलाइजेशन और उसके लिए फीमेल्स में एब्डोमिनल सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में कुछ बेसिक डिफरेंसेस दे रखे हैं, कंपेयर करके वो आप यहां से याद कर सकते हैं कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में से ट्यूबल लाइगेशन की जाती है जब फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ब्लॉक होती है, यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज ब्लॉक्ड। अल्टीमेटली दोनों का पर्पज है फैलोपियन ट्यूब को फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को रोकना। तो ये सारे मेथड मैंने आपको बताया, जितने भी मेथड आपने पढ़े सबका केवल मैकेनिज्म आप ध्यान रखिए। एग्जांपल आपको उस टेबल से याद रखना है जो सबसे शुरू में मैंने आपको बताई थी, केवल इस टेबल को आपको याद रख लेना है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए यहां से जब हम लोग जाएंगे इस पॉइंट से, ये रहा पॉइंट, टेबल में सारे एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, किस जगह कौन सा लगाया जाएगा इसको यहां से समझिए कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है लेकिन ट्रांसपोर्ट रुक रहा है, मतलब हम यहां पर वैसेक्टोमी कर सकते हैं। ये देखिए यहां रोकना हमें तो हमें वैसेक्टोमी, हम यहां वैसेक्टोमी कर सकते हैं। फीमेल्स में अगर हम ओवम के ट्रांसपोर्ट को रोकने वाले हैं तो हम यहां पर फैलोपियन ट्यूब को कट करके ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कौन सा मेथड कहां यूज किया जा रहा है, ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। कौन सा मेथड कहां यूज किया जाएगा, नेचुरल मेथड में ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया है, फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक किया है, कौन सा मेथड कहां ब्लॉक किया जाएगा, वो सारे मेथड आपको यहां से याद कर लेने होंगे। मतलब अगर रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको ये समझना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा कि कौन सा मेथड किस जगह यूज किया जाए तो हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, फ्यूजन को रोक सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं या फिर इम्प्लांटेशन को रोक सकते हैं। तो ये आपके सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो पढ़ने थे वो आपने पढ़ लिए। कुछ सवाल लगा लिए जाएं फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल, बहुत ही आसान होगा, एक एक करके आप क्वेश्चन देखते जाइए और आंसर करते जाइए, मैं आपको यहाँ साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूंगा।
पहला सवाल, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी लाइक कॉपर टी CU7 मल्टीलोड 375 एक्ट बाई, आप समझते हैं कॉपर रिलीजिंग जो डिवाइस होती है वो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस करती है। तो बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, आप देखेंगे ये बहुत ही सधे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन अगर बहुत टफ आएगा तो इन्हीं में से आएगा। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आपके तैयार हैं तो आपको उससे ज्यादा टेंशन लेने की, उससे बाहर आएगा ही नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल लिखा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, लिखा है कैस्ट्रेशन, मतलब अगर किसी इंसान का गोनैड काट दिया जाए तो ये भी बेस्ट मेथड है। आप कहो नहीं ये भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थोड़ी है, टेस्टिस निकाल के रख दो, ओवरी निकाल के रख दो, परमानेंटली उसका हार्मोन भी अफेक्ट कर दिया, स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं होगा, उसकी मेल की मेलनेस और फीमेल में फेमिनिन कैरेक्टर भी खत्म हो जाएंगे, वो कभी भी किसी लायक नहीं रहेगी, मेल या फीमेल। तो कैस्ट्रेशन को हम बेस्ट ऑप्शन नहीं कहते। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गोनैड, टेस्टिस ओवरी निकाल दिया जाए, इसलिए कैस्ट्रेशन कैन नॉट बी बेस्ट। लिखा है स्टेरिलाइजेशन आइडियल कैसे हो सकता है भाई, स्टेरिलाइजेशन इररिवर्सिबल है। सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है, नहीं इम्प्लांटेशन को सप्रेस करती है। लास्ट में लिखा है सहेली एक ऐसी केमिकल है, सेंटक्रोमैन होता है, जो नॉन स्टेरॉइडल होती है, प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन। और ये नीट में आया हुआ सवाल है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, मैंने बताया इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, लेस इफेक्टिव नहीं वेरी इफेक्टिव होना चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल होना चाहिए, ये किसी के सेक्सुअल ड्राइव या एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए इनमें से केवल एक ऑप्शन सही है, वो है ए फॉर अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा अच्छा लगा ये सवाल मुझे, तब आपके लिए लेकर के आया। ध्यान से देखिए, ये ABCD लिखा है, यहां पर आपको यहां ये ऑप्शंस हैं, ये हैं ऑप्शंस आंसर वाले, और ये है क्वेश्चन। इसमें जो लिखा है उसको सटीक मैच करके यहां से फिल करना है आपको। तो देखिए बैरियर के फॉर्म में आप देखते हैं तो बैरियर्स जो होते हैं, ए में बैरियर्स में आ सकता है कोई भी बैरियर, मेल या फीमेल बैरियर, डायफ्राम भी हो सकता है, कॉन्डम्स भी हो सकते हैं, या फिर सर्विकल कैप हो सकते हैं। इसको गलत कर दीजिए, पहला ए तो गलत हो गया, ए गलत हो गया। अब आते हैं दूसरा, कॉपर रिलीजिंग मल्टी लोड 375, जिसको बी से रिलेट किया गया है। कॉपर रिलीजिंग स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को या स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, तो ये हो गया कॉपर रिलीजिंग। बाकी ऑप्शन में इम्प्लांटेशन या ओव्यूलेशन वाला केस ही नहीं बनेगा, तो मतलब आंसर तो हमारे पास आ चुका है सी ऑप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है नॉन स्टेरॉइडल में सहेली, और सर्जिकल टेक्निक में गैमीट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होता है। मतलब हमारा गेम बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले दो ऑप्शन से आंसर निकाला है, यहां कौन सा सबसे आइडियल सबसे बेस्ट होगा उसको देखिए और उस बेसिस पे इसको फिल करना था। सही आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप आ जाएगा 3, हार्मोनल रिलीजिंग में LNG20 जिसे लेवेनोगेस्ट्रल कहते हैं, कॉपर रिलीजिंग जो होगी वो मल्टीलोड 375 होगी। तो मतलब ए को 3, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2, 3 1 2 कहाँ है, 3 1 2 कहाँ है। अच्छा एक और दे दिया, प्रोजेस्टा सर्ट भी है, ये भी हार्मोन रिलीजिंग है, मतलब 3 और 4 दोनों एक साथ होना चाहिए, 3 और 4 दोनों एक साथ होना चाहिए। नॉन सॉरी, हार्मोन रिलीजिंग जो है वो LNG21, और यहां पर 1 और 4 एक साथ होना चाहिए। तो 3 1 और 4 और 2, 3 1 और 4 और 2, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की जब मैं बात करता हूं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में दोनों आ जाएगा, एक LNG20 भी आ जाएगा और एक प्रोजेस्टा सर्ट भी आ जाएगा। ये दोनों एग्जांपल्स आपने हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में पढ़ा है। तो नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप हो गया ए का 3, बी का 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। और ये सी का 2 है, उसी से आंसर निकाल सकते हैं, कॉपर रिलीजिंग में मल्टीलोड 375, तो सी का 2 हो गया, वही आंसर आ जाएगा। सहेली हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू वेरी लिटिल साइड इफेक्ट, बढ़िया, लेकिन ये स्टेरॉइडल प्रिपरेशन नहीं होता, नॉन स्टेरॉइडल होता है। तो ए ट्रू आर फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है, आईयूडी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, प्रिवेंट पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस। इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, लेकिन ये स्पर्म के पैसेज को रोकता है, फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस नहीं होता, ये यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब होगा ना भाई। तो ए ट्रू आर फॉल्स हो जाएगा, इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव विच प्रिवेंट द
कई तरीके से काम करता है, कॉपर रिलीजिंग है तो अलग काम करेगा, हार्मोन रिलीजिंग है तो अलग काम करेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उसका मैकेनिज्म गलत कर दिया है, रीजन गलत है। फिर आता है ये बेहतरीन सवाल, काफी समय पहले नीट में आया हुआ सवाल था, इसको आप देखिए। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। किसी फीमेल ने जिसने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रखी है, माला डी ले रखी है, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। स्टेरॉयडल प्रिपरेशन का कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसको फीमेल ले रही है? तो जैसे कि मैंने बताया था, इनिशियल 5 डे में से किसी भी दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया जाए। ये देखिए, इनिशियल 5 डे में से किसी भी दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया गया, यहां से बढ़ा दिया 5वें दिन से, और 21 डेज तक कंटिन्यू करा, और फिर इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। तो ये है बेसिकली हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन वाली जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की, जिसको हम बी से रिलेट करेंगे। यहाँ देखिए, पहले कुछ दिन खाया फिर बंद कर दिया, फिर खाया फिर बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी होता। यहां 11वें दिन से केवल 20 दिन तक खाया है, 21 दिन तक खाया, ये भी सही नहीं है। तो 5 से लेकर के 25 दिन के भीतर ये खा करके यूज की जाती है, 21 + 7 का गैप। तो बेस्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली फॉर द फर्स्ट 5 डेज। सही है ये। They contain a small dose of progesterone, estrogen, बढ़िया, inhibit ovulation and implantation, बढ़िया, they prevent the physical mating by the barrier, यहाँ बैरियर यूज नहीं किया जा रहा है, ओरल मेडिसिन ली जा रही है, तो बैरियर की कोई जरूरत नहीं है, आंसर डी बनेगा। Next question, all the following statements are correct about Sally, one is wrong, which one is wrong? New oral contraceptive for female contains non-steroidal preparation, once a week pill, increase phagocytosis, नहीं करता, steroidal pill है, जो कि गलत है। कहा है कि ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन जो कि फैगोसाइटोसिस को बढ़ाएगी, गलत है, बाकी तीनों सही है। न्यू ओरल है, कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल, वंस अ वीक पिल, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next question, which of the following statement is correct about the diaphragm, cervical cap, vaults? डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बैरियर मेथड होते हैं, कवर सर्विक्स, लेकिन ये एसटीडी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं करते। मैंने बताया था, केवल ये अगर हम बात करते हो ये रीयूजेबल होते हैं, बट इनका प्रोटेक्शन एसटीडी के अगेंस्ट बहुत कम है, या नहीं है, नील है। दे आर रीयूजेबल मेथड, मतलब ये ए, बी और डी आंसर सही होगा, सी नहीं होगा। तो ये देखें, आंसर बनेगा A, B and D only. Which of the following can be included under emergency contraception? Emergency contraception में हम प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट एंटी प्रोजेस्टिन या फिर इंसर्शन ऑफ IUD विद इन 72 आवर्स यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। Sterilization techniques are generally foolproof method of contraception with least side effect, yet last option for the couple। ये देखिए, एक बढ़िया सवाल, समझने और सोचने वाला सवाल, जहां पे ये कहा जा रहा है कि स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो होती है बहुत ही बेहतरीन होती है और स्टेरिलाइजेशन प्रोवाइड करती है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, मतलब दोबारा प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, इसलिए हर कोई नहीं यूज कर सकता इसे। ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन दैट इट विल अफेक्ट, ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लोगों को जब बताया जाता है तब भी नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं कि शायद इसकी वजह से सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल अर्ज अफेक्ट होती है, क्या पता उससे स्पर्म प्रोडक्शन ही कम हो जाए, लाइफ ही चौपट हो जाए। सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जरी से वैसे ही सबको डर लगता है। ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटी, भारत के हर कोने में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कई जगह झोला छाप डॉक्टर करते हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये चार के चारों पॉइंट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। नीट में एनालिटिकल क्वेश्चन भी आजकल इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। सम आयोडीज लाइक प्रोजेस्टेरोन, LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं, ठीक बात। हार्मोन रिलीजिंग मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स, दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसे एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जा रहा है। सम आयोडीज लाइक प्रोजेस्टेरोन, LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं और ये क्या करती हैं? यूट्रस को अनसूटेबल बनाती हैं, सर्विक्स को होस्टाइल बनाती हैं। आंसर ए बनेगा। वाइड स्प्रेड कॉन्ट्रासेप्टिव हैव बीन सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। वाइड स्प्रेड कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना पॉपुलेशन ग्रोथ को, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर रेगुलर रिक्वायरमेंट्स, नॉट द रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों जनरल पॉइंट्स हैं बट दे आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर बी करेक्ट बन जाएगा।
सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल नॉन कंटेन्स स्टेरॉइडल प्रिपरेशन बोला है, गलत है। लिखा है वंस अ डे पिल, मतलब ये वंस अ वीक पिल होती है, ये भी गलत है। मतलब बोथ आर फॉल्स, असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स, यहाँ पे ऑप्शन में एनटीए वाला हाल हो गया है भाई साहब। यहां पे आपको बोनस मार्क दिया जाएगा, लिखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, both assertion and reason are, both assertion and reason is also false। assertion reason दोनों ही false होगा। आंसर यहां से डी बना दीजिए, थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, दोनों ही false है, करेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहां पर आकर के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मतलब हम लोगों ने जो डिस्कशन करना था वो ये था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। डीप बहुत ज्यादा नहीं जाना था, एग्जांपल्स समझने थे, जहां जहां डीप जाना था वहां मैंने आपको समझाया। जैसे हार्मोनल मेथड को आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है, सहेली के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बाकी सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक बार रीडिंग कर लेनी है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही यहां से पूछे जाते हैं। तो आज का होमवर्क बस इतना है कि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि पीवाईक्यूज अगर इस टॉपिक से जितने भी आपसे पूछे गए हैं 2012 से लेकर के 2025 के बीच में जितने भी सवाल आए हैं उनको आप लगा लीजिएगा, आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। दर्द कहां कहां होता है कि भाई सहेली का इफेक्ट क्या है, सहेली किस तरह से काम करता है। मैंने कहा सहेली को शर्म आती है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। दर्द कहां होता है, हार्मोनल पिल्स का इफेक्ट, जो पिल्स वाला गेम है वही इम्प्लांट का है और वही इंजेक्टेबल का होता है। इंजेक्टेबल वाला हार्मोनल गेम वही सेम काम करता है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर इम्प्लांट्स करते हैं। कैसे? क्योंकि उनमें सेम केमिकल्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। फिजिकल बैरियर कैसे काम कर सकता है, लिपेज लूप कैसे फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है एज इरिटेंट काम करके, वो सारी बातें आप एक बार एनसीईआरटी से फिर से पढ़ लीजिए। इस टॉपिक में कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जितने क्वेश्चंस आएंगे आप इससे कर पाओगे। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग और पीवाईक्यूज आप लगाएंगे, आपके फाइनल रिवीजन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। अगली सीरीज में फिर एक छोटा सा टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे और फिर एक नया कंसेप्ट आपको वहां पर बताएंगे, कुछ ना कुछ सिखा करके जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।